अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता राज या गुज़िश्ता रोज़ जो है जिस तरह से ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसने वाकई दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपनी जो इनिशियल हिकमत अमली है या जो पॉलिसी बयान है वो दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एक हुकूमत की तश्कील होगी और उन्होंने साथ ही कहा कि सबको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा। हमने आम माफ़ी का भी जो है वो ऐलान किया है, अपने मुखालफिन के लिए भी ये किया है। ख़वातीन के हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि सबको काम करने की इजाज़त दी जाएगी और सबको इजाज़त है, लेकिन साथ साथ शरीयत के अकॉर्डिंगली जो है वो उनको फंक्शन करना होगा। तालिबान ने जो अपनी एक नई शक्ल या नई अप्रोच में कहूँगी जो सामने लेकर आए हैं उसने वाकई दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि पहली बार एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ना सिर्फ ये बल्कि सहाफ़ियों के जो सवालात थे और कई तो बड़े चुपते हुए सवालात थे जिनका उन्हें जवाब देना पड़ा। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने देखा कि मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है। वैसे भी जब से तालिबान ने अपनी अमलदारी कायम की है अफ़गानिस्तान पर, तो उसके बाद जिसमें चाइना है, रूस है, पाकिस्तान है, ये तो उस हिस्से में है जो कि ज़ाहिर है इस अमलदारी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन वेस्ट में अगर आप चले जाएं, EU की जानब चले जाएं, UK की तरफ चले जाएं, तो ये कहते हैं कि हम अभी देख रहे हैं, हम जल्दी नहीं करेंगे। अब गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद इन्होंने ये कहा है, बल्कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान का तो ये कहना है कि खाली बातों से नहीं हो सकता, लाइक वी कांट जस्ट बिलीव देम सो ईजी। ये अमल जो है वो हमें बताया जाएगा। और इसी तरह के बयान हमने देखा कि डिफेंस साइड से भी आए। अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी, जिसमें जर्मनी शामिल है, यूरोपियन कंट्रीज़ में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं, डेनमार्क की रहनुमा शामिल है, इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन भी किया और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेकर बातचीत भी की है। So I think the world is still not ready to accept, yeah, they have some kind of skepticism as far as this new face of Taliban is concerned. क्या हम एकदम से वाकई इस अप्रोच के साथ इनको तस्लीम करने को तैयार हैं, और क्या ये जो अमल के लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं ये वाकई वो अमल भी हो जाएगा और बिल्कुल ये पूरी तारीख़ या बदलने को है। ज़रा आज इस पर भी बात कर लेते हैं, एक फैक्टर पर भी बात कर लेंगे। भारत में जो इस वक्त चल रहा है अफ़गानिस्तान को लेकर जो बयानियाँ हैं उस पर भी बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ़ कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर टू UN वाशिंगटन से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खुर्रम इकबाल ने, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। सो गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी कि तालिबान की जो पहली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है आफ्टर टेकिंग ओवर अफ़गानिस्तान, जमील साहब, क्या वाकई ये दुनिया को मुतासर कर सकी है या कुछ हद तक हैरान कर सकी है? देखिए, दुनिया के सामने तालिबान ने एक अपना रोड मैप रख दिया और इस लिहाज से दुनिया को ताज्जुब भी है और दुनिया अब इस वेट एंड सी के मामले में भी है, लेकिन कम से कम एक राय हमवार करने का एक तरीक़ाकार हो गया तालिबान की तरफ से। लेकिन खूबसूरत बात यह है, तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट से लेके अब तक जो उनका कंडक्ट रहा है वो 3 प्रॉन्ग एक्शन के तहत रहा है। पहला तो ये है कि जियो पॉलिटिकल जो इस वक्त मंजरनामा है उसके तनाजुर में। दूसरा ये है कि उन्होंने बेहतरीन एक डिप्लोमेटिक अप्रोच रखी, स्ट्रेटजी रखी डिप्लोमेटिक अप्रोच की। और तीसरी मिलिट्री स्ट्रेटजी बहुत खूबसूरत उन्होंने रखी कि जिसमें उन्होंने इंटरनल पॉलिटिकल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए जितने भी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग हैं वो उनसे राब्ते में रहे और बतदरीज जिस तरह प्रोविंसेस और ख़ास तौर पर नॉर्दर्न प्रोविंसेस जिस तरह फाल होते रहे, जिस तरह की हैंडिंग टेकिंग ओवर हो रही है। और आज मैं आ जाता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी सीधा पॉइंट और उसके इंटरनेशनल क़वानीन के मुताबिक क्या क्या उसके मुहर्रिकात हैं। लेकिन मुझे ये बता लेने दीजिए कि एक इतनी खूबसूरत बात हुई है जो यहाँ भी बात हो रही है अमेरिका में भी, कि जब इन्होंने हैंडिंग टेकिंग की तो उस वक्त पहली दफ़ा ये हुआ है कि झंडा नज़र आ रहा है तालिबान का और उसकी अक़ब में झंडा नज़र आ रहा है लब्बैक या हुसैन।
और जो आशुरा की आज़ादारी है उसमें प्रोटेक्शन दी जा रही है। जज बैठे हुए हैं जिसमें कि शिया जज हैं और तालिबान जज बैठे हुए हैं। तो ये इस किस्म की चीज़ पहले नहीं थी। तालिबान से किसी ने सवाल किया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ भी मैं आ जाता हूँ और उसके इंटरनेशनल मोहरिकात, तो कल जो सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारी आइडियालॉजी वही है, हम बिल्कुल वही इस आइडियालॉजी के तहत हम हैं अपने तालिबान के हमारी, लेकिन अप्रोच हमारी मुख्तलिफ है। अब देखिए अप्रोच है क्या, सिक्योरिटी काउंसिल की अगर आउटकम और अच्छा, मैं जमील अहमद साहब, मैं जो आपने अप्रोच का जिक्र किया ना, इसको तफसील से आप अगले सेगमेंट में जरूर हमें बताएगा। पहले ओपनिंग रिमार्क्स में अपने दीगर मेहमानों से भी ले लूं। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, इम्प्रेस कर पाएंगे? जिस तरह जमील साहब भी बता रहे हैं ना, पब्लिक डिप्लोमेसी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी चल रही है। डू यू सी देम वॉकिंग द टॉक? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इस पे तो कोई शक नहीं है कि कहाँ तालिबान थे 20 साल पहले वाले, जब उस वक्त आपको पता मीडिया भी नहीं होता था और उनकी एक खबर होती थी नेगेटिव तो इतना उस पर पूरे इंटरनेशनल ह्यूमन क्राई होता था। अभी दे बिकम मोर सेंसिबल, मोर मैच्योर्ड इन द सेंस कि उनको मालूम है कि ये मीडिया की एज है, सोशल मीडिया की एज है। एक गलती कहीं हो गई और उसकी वीडियो बन गई, मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ, तो वो उसने तूफान खड़े कर देना पूरी दुनिया में उनके खिलाफ, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, खवातीन के हवाले से, कुछ भी। तो लिहाजा वो अपना सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट करने की उनकी भरपूर एक कोशिश है। लास्ट 3 डेज में आई थिंक दे बीन वेरी इम्प्रेसिव। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज गुड। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब वो बातें हुई जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सुनना चाहती थी, जो कि कंसर्न इंटरनेशनल कम्युनिटी के, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है ना जी। सो मेरा ख्याल है कि ओपनिंग तो उनका, जिसको कहते हैं ना, जो बैट्समैन आए हैं उन्होंने अच्छे रन भी बनाए हैं और हेड शॉट्स भी मारी हैं, जवाब भी अच्छे दिए हैं। और ये देखें ना कि अब पूरी आप ये समझते हैं कि ये अमल भी करते नजर आएंगे जो कुछ इन्होंने कहा है? देखें, अगर एक आपका भी मीडिया से ताल्लुक है, मुझे भी थोड़ा बहुत रहा है अपना मीडिया के साथ। जब मैं देखता हूँ कि यंग फीमेल रिपोर्टर सड़कों पे हिजाब पहन के माइक पकड़ के अपना काम कर रही हैं अपने चैनल के लिए, या उनकी मेन एंकर जो है अब उन्होंने हिजाब पहन के अपना नॉर्मल ट्रांसमिशन शुरू करती हैं, तो आई फील वेरी गुड। तो ये क्या, और दिस इज द सॉफ्ट इमेज दैट द तालिबान वांट टू प्रोजेक्ट। और एंड दिस इज व्हाट दे क्या कहते हैं, उनको तस्लीम करने के लिए जाहिर है कि जो राइट्स के हवाले से बातें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त वेस्ट के लिए। मैं आ जाती हूँ डॉक्टर खुर्रम आपकी तरफ। बिल्कुल ठीक है, ये इमेजेस भी आई जिसमें ख़वातीन एंकर बैठ के तालिबान का इंटरव्यू कर रही हैं, सड़कों के ऊपर रिपोर्टिंग की भी आई, उन्होंने शरीयत के कवानीन के तहत भी कहा। लेकिन एक ज़ाहिर है, हमने भी बहुत सारे ख़वातीन से अभी रब्ता किया है काबुल में भी, वो एक फियर का एलिमेंट है उस जनरेशन में जिन्होंने तालिबान का सुना था 20 साल से। ज़ाहिर है दे एक्चुअली प्रैक्टिकली नेवर लिव्ड अंडर द रिजीम ऑफ तालिबान, और फिर इस वॉर के बाद नाउ व्हेन दे नो दैट तालिबान इज बैक, फॉर देम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इवन पार्टिसिपेट इन द नॉर्मल एक्टिविटीज, थिंकिंग कि पता नहीं हम बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी तो सब गुडी गुडी नजर आ रहा है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, ये फियर फैक्टर आप देख रहे हैं, और इस फियर फैक्टर को ओवरकम करने के लिए तालिबान को क्या करना होगा? देखिए नादिया, खौफ का ये जो अंसर इस वक्त अफगानिस्तान में पाया जा रहा है या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जा रहा है तालिबान के हवाले से, इसको ज़ाइल होते होते वक्त लगेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि खौफ का ये अंसर इसकी चंद एक कुछ हकीकी वजूहात पर मबनी है। 1990 की दहाई में अफगान तालिबान की जो पॉलिसियाँ रहीं वो पूरी दुनिया के सामने थीं, इसलिए अफगान तालिबान को ये मुसलसल कोशिशें करनी पड़ेंगी, ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी कि अब वो 90 की दहाई वाले तालिबान नहीं है। जहाँ तक सवाल रहा कि क्या वो अपने बयानात को पॉलिसी में तब्दील करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि अपने बयानात को पॉलिसी में तब्दील करना तालिबान की मजबूरी है, क्योंकि इस वक्त अफगान तालिबान के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ और जो सबसे अहम चीज़ है वो है बैनुल अक़वामी हिमायत। अफगानिस्तान की अगर आप मईशत को देखें पिछले 20 साल में भी वो एक डोनर ड्रिवन इकॉनमी रही है, और उस डोनर ड्रिवन इकॉनमी में जाहिर है कि अमेरिका का जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा रहा, मगरबी कुव्वतों का हिस्सा सबसे ज़्यादा रहा। और अगर अब अफगान तालिबान औरतों के हवाले से या इंसानी हकूक़ के हवाले से उन्हीं पामालियों के मुर्तकिब होते हैं जो 1990 की दहाई में हुए, तो मगरिब को एक बहुत अच्छा जवाब मिल जाएगा
वो इमदाद रोकने का, और अमेरिका पहले ही ये कन्वे कर चुका है कि शायद वो इमदाद तालिबान को ना दे। अब अमेरिका के बाद जो ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास रह जाते हैं अफगान तालिबान के लिए, वो हैं चीन और रूस। चीन और रूस भी जो चंद इंसान ह्यूमन राइट्स के हवाले से, खवातीन के हकूक के हवाले से, या इनकी जो एक ऑर्थोडॉक्स एक वर्ल्ड व्यू है उसके हवाले से वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा। इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने भी अफगान तालिबान को ये वाजे कर दिया है कि अब उन्हें ना सिर्फ अपने रेटरिक में बल्कि अपने पॉलिसियों में भी तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक ऐसे अफगान तालिबान को दोबारा सपोर्ट करना जो एक इंटरनेशनल स्टिग्मा हो। तो मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि अपने ये जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने बातें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनको पॉलिसी में तब्दील करना अफगान तालिबान की मजबूरी है, और ये रफ्ता रफ्ता अपनी इन पॉलिसियों पर ये दुनिया को वाजे करेंगे कि दे आर नाउ अ डिफरेंट एंटिटी देन दे वर इन 1990। इफ दे एक्चुअली स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग टू व्हाट दे सेड, तो डॉक्टर साहब फिर तो अफगानिस्तान की शक्ल काफी मुख्तलिफ हो जाएगी। देखिए, अफगानिस्तान की शक्ल जाहिर है कि पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान का समाज एक बहुत तेजी से तब्दील हुआ। वहाँ आपको अभी एक फ्री मीडिया नजर आता है, वहाँ आपको खवातीन जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में हिस्सा लेती हुई दिखाई देती हैं। इसको सस्टेन करना अफगान तालिबान की मजबूरी है। अगर अफगान तालिबान ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो ना सिर्फ अफगानिस्तान एक खूबसूरत शक्ल सामने आएगी दुनिया के, बल्कि पूरे खित्ते की जो मजमूई सूरत हाल है सिक्योरिटी की या इकोनॉमी की, उस पे भी मैं समझता हूँ कि बहुत प्लेजेंट उसके असरात मुरत्तब होंगे। अच्छा। तो खित्ते के तमाम मुमालिक ये चाहते हैं, और मुझे यकीन है कि अफगान तालिबान अपनी इन पॉलिसियों, अपने इस रेटरिक को पॉलिसी में तब्दील जरूर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो मैं ज़रा बात करूंगी आज मेरा फोकस होगा उन चीज़ों पर नज़र डालने का जो बहुत ज़्यादा इस वक्त मैं कहूँगी बयानिया इंडिया में बना हुआ है, इसको कैसे ज़ायल किया जाएगा। और दो चार ऐसी खबरें हैं जो कि सामने आई, कुछ ज़रा सेटअप के हवाले से भी अफ़गानिस्तान में बात करेंगे कि किसका नाम आ रहा है। और लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट अमरुल्लाह सालेह, जिन्होंने कल जो है वो अपने ट्विटर के ज़रिए ये कहा कि मैं अफ़गानिस्तान में मौजूद हूँ, और जब कोई प्रेसिडेंट इस तरह से भाग जाए या उसका इंतकाल हो जाए या कुछ हो जाए तो ऑटोमेटिकली द वीपी एक्चुअली टेक्स ओवर। सो उनका अब कितनी अहमियत बाकी है, या वो क्या कुछ कर सकते हैं, नोइंग हिज अलायंसेस ऑल्सो। लेट्स टेक अ ब्रेक, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। फॉर्म एम्बेसडर टू यू जमील अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर खुर्रम इकबाल जो माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ हैं। अफगानिस्तान में जो तेज़ी से बदलती सूरत हाल, और अब तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे मामलात इस तरफ आ गए हैं कि सब इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल मीडिया भी देखेंगे तो सवाल ये होता है कि क्या आप इनको तस्लीम करेंगे या नहीं। उस पर सब ये कहते हैं इट्स टू अर्ली टू एक्सेप्ट। किसी के कोई स्केप्टिसिज्म है, कोई कहता है कि अभी देखना होगा, कुछ और दिन गुजर जाएंगे। तो इस पर तो हमारी बात हो गई। मैं आती हूँ जमील साहब आपकी तरफ। भारत में बार बार एक बयानिया जो कि कम से कम उनके मीडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा है, और जाहिर है मीडिया से फिर वो पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनता है, कि पाकिस्तान बेइंतहा खुश है अफगानिस्तान में तालिबान के पूरी टेक ओवर और अमलदारी कायम करने के बाद। क्या आप ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में इसकी बाकायदा खुशियाँ मनाई जा रही हों? नहीं, पाकिस्तान में अगर खुशियां मनाई जा भी रही हैं तो नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि हमें एक डिप्लोमेटिक तरीके से इन तमाम मामलात पर नज़र रखनी चाहिए, और अपना पोस्चर हमने दुनिया को जो शो करना चाहिए उसमें ये अंसर नज़र आना चाहिए कि हम दुनिया अक़वाम के साथ जिस तरह फैसले हो रहे हैं, जिस तरह की आपने हमारा देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की जो मीटिंग की जो हुई है कमेटी की, तो उसमें किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स सामने आए हैं। तो लिहाजा कुछ जगहों पर मैं देख रहा हूँ ये खुशियाँ एक नेचुरल बात भी है। अगर ग्रास रूट लेवल पर भी देखें तो लोगों को इत्मीनान है कि अफगानिस्तान में अब कम से कम वो जो 20 साल से और 40 साल से जो अफरा तफरी थी उसमें शायद कमी आ जाए, और यकीनन तालिबान के लिए भी एक नरम गोशा रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, और उनकी सपोर्ट में बहुत कुछ हो भी रहा है। लेकिन इंटरनेशनल एरिना में कुछ इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, तो हमें उस चीज़ का इदराक होना चाहिए, और वो इल्ज़ामात न सिर्फ
थिंक टैंक्स और बाकी जगहों पे लग रहे हैं, बल्कि कुछ सरकारी हलकों से और पार्लियामेंट के हलकों से भी लग रहे हैं पाकिस्तान पर। तो आगे जो बदलते हुए हालात होंगे, कल को अगर कोई वहाँ इंसिडेंट और वाकया और हादसा हो जाता है तो इंडिया जैसे मुल्क को बहुत सारे बताए ना जमील साहब, अब इल्जामात लगने की बात समझ में नहीं आती। दोहा में बैठकर खुद बात की, एक एग्रीमेंट हुई, इस बात का फैसला किया, पाकिस्तान वाज द फैसिलिटेटर कि इस पूरे अफगानिस्तान में जंग से या मिलिट्री सोल्यूशन कोई नहीं है। सो अब किस चीज़ के इल्जामात हैं? जी हाँ, इसकी याद दहानी कराता चलूँ कि दोहा में पहले पाकिस्तान को नहीं इनवाइट किया गया था। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान नहीं बैठेगा तो हम नहीं बैठेंगे। तो इस तरीके से पाकिस्तान को, और यकीनन पाकिस्तान को बाद में पजीराई हुई, यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से भी पजीराई हुई, ट्रंप की तरफ से भी, कि उन्होंने फैसिलिटेट किया। और यकीनन चाइना भी यही कहता था, रशिया भी कहता था कि रोड टू पीस टू अफगानिस्तान गोज थ्रू पाकिस्तान। ये दुरुस्त बात है, लेकिन ये तो हमारा मकमा नज़र है ना कि अब किस बात पर इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन जो इस वक्त मंजर-ए-आम पर चीज़ें आ रही हैं, आप उसको अगर देखें तो उसमें न सिर्फ ये बल्कि यूएस कांग्रेस के एक मेंबर के, वो खैर उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा सकती, लेकिन उसको काउंटर करना पड़ेगा इसी तरीके से। कुछ कल के जो फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, जिसमें ब्रुकलिन के अहम डायरेक्टर ने लिखा है जो चीज़ें, अगर उसको पढ़ लिया जाए, उसमें लिखा हुआ है, उसमें बिल्कुल हर लिहाज से लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की डिसेप्टिव नेस की वजह से तालिबान में इतनी ताकत आई कि उन्होंने सारा कंट्रोल हासिल कर लिया। इसी तरीके से वहाँ के बिल्कुल इस तरह की, जैसे मैंने कहा कि इंडिया में एक बयानिया है। एक और चीज बताता चलूं इसमें कि एक एडवाइजर हैं जो कि 4 सदूर के साथ काम कर चुके हैं, और उन्होंने लिखा है कि जी पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर ये हो नहीं सकता। ये अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, और अमेरिका में जो चेमागोइयां हो रही हैं, बाकी जो ट्रंप पे जो बाइडन पे क्रिटिसिज्म हो रही है, वो तो बहुत ज़्यादा हो रही है इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से और आम तबके में। तो वो अगर उसको देखा जाए तो यहाँ भी चेमागोइयाँ यही हैं कि पाकिस्तान के लिहाज से पाकिस्तान की मदद के बगैर ये चीज़ नहीं होती। अच्छा, आपने पाकिस्तान की मदद की, अच्छा देखिए, जिस पाकिस्तान की मदद की आपने बात की ब्रिगेडियर साहब, यही बयानिया कल कई चैनल्स के ऊपर मैंने हमारी भी नज़र से गुजरा, जो भारत के अंदर फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री की सपोर्ट के बगैर तालिबान ये टेक ओवर नहीं कर सकते थे। थोड़ा सी हंसी इसलिए भी आती है कि 20 साल एक फ़ौज मतलब रही, एस जिसे कहते हैं, एस ट्रेनिंग इनको दी गई, सारी चीज़ें रही, लेकिन अब सडनली पाकिस्तान जो है वो इतना बड़ा बन गया है कि वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर कराने में जो है वो मदद दे सकता है। डू यू नॉट थिंक दैट दे हैव टेकन द नेम ऑफ पाकिस्तान रियली अहेड विद एवरीथिंग? और अभी मतलब आपको ये भी मालूम है कि वो जितना असलहा छोड़ कर गए हैं और जो पकड़ा भी गया है वो सब भी यहीं पर है अफगानिस्तान में। देखिए, इस वक्त चाहे अमेरिका हो, अमेरिका में कुछ लॉबीज हो, और इंडिया हो, इनको इस वक्त बड़े वो तकलीफ की हालत में है। देयर इन स्टेट ऑफ टोटल शॉक। इतना मेजर सेटबैक उनको हुआ अफगानिस्तान में। अफगान आर्मी अमेरिकन ने ट्रेन की, इंडियंस ने ट्रेन की, और अगर वो कोलैप्स कर जाती है इतनी बुरी तरह, तो क्या उसमें दे हैव टू ब्लेम देमसेल्व्स एंड होल्ड देमसेल्व्स अकाउंटेबल। पाकिस्तान का उसमें तो कोई रोल नहीं है। और दूसरी बात है कि ये कोई छुपी बात नहीं है, अफगान तालिबान को हमारे दुश्मन नहीं है, दे आर नॉट आवर एनिमीज। हमारा असर रसूख था, उन्होंने हमारी बात सुनी। वी प्लेड अ वेरी बिग रोल ऑन द साइडलाइन टू परसुएड देम एंड कन्विंस देम कि जनाब ये आप अमेरिका के साथ जो आपके मुज़ाकरात होने दोहा में, विच एंडेड इन अ फेस सेविंग एग्जिट फॉर द अमेरिकन का तो हमें खुश होना चाहिए, वहाँ के थिंक टैंक को तो खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान ने उनकी मदद की है। अब अगर जब वो निकल गए हैं, अफगान आर्मी कोलैप्स कर दी है, तो वाई शुड पाकिस्तान भी ब्लेम? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अफगान तालिबान अपने जोर बाजू से, उन्होंने जो ऑलरेडी 40% एरिया उनके पास था अफगानिस्तान में, जब ये पावर वैक्यूम हुआ तो वो जाहिर बात है दे गेव एक ब्रिज स्ट्रीक उन्होंने की। उन्होंने अच्छी सियासी हिकमत अमली थी, लोकल वॉरलॉर्ड, ये तमाम लोग, दूसरे मसलक के लोग, शिया हजरात वगैरह तमाम, उन सब ने उनको वेलकम किया एंड दे ओवररन द होल कंट्री विदाउट एनी रेजिस्टेंस। अफगान आर्मी तो कोलैप्स कर गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखें, जैसे बार बार ब्रिगेडियर साहब ये पाकिस्तान कहता आया है ना, आई हैव हर्ड द चीफ आल्सो सेइंग दिस, कि पाकिस्तान का कोई ग्रुप फेवरेट नहीं है, वी डोंट हैव एनी ग्रुप फेवरेट, सो वी आर सपोर्टिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ दिस। हम क्यों खुश हैं पाकिस्तान में? आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी। हाँ, क्यों ये बताएं ना, क्योंकि सब यही कहते हैं कि मिठाइयां बट रही हैं पाकिस्तान में कि तालिबान आ गए। मुझे मौका देना,
हम खुश इसलिए हैं पाकिस्तान में कि अब हम देख रहे हैं कि वी हैव बीन अ फ्रंट लाइन स्टेट इस वॉर ऑन टेरर में। हमारा बड़ा नुकसान हुआ 15 साल से। पाकिस्तान was a victim of दहशतगर्दी of the highest order from अफगानिस्तान। पाकिस्तान सारे दहशतगर्दी के ये तमाम हमले बेर करता रहा बलूचिस्तान में और केपी में। जाहिर बात है इट वाज ऑल अफगान सॉइल व्हिच वाज यूज्ड वाया द टीटीपी एंड ये दाइश के कुछ लोग, ये जो इंडियन और अफगान इंटेलिजेंस के लोग मिलकर करते रहे। अब कम से कम हमें उम्मीद ये है कि जब अफगानिस्तान में ये लोग मार्जिनलाइज हो गए हैं फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन, बिकॉज जाहिर बात है अफगान तालिबान ने ओपनली कह दिया, बार बार वो कह के थक गए कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और उन्होंने चाइना को श्योर किया है, रशिया को श्योर किया है, तमाम नेबर्स को, ईरान को, पाकिस्तान को। क्या ये श्योरिटी पाकिस्तान को भी दी गई है कि अपनी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी? वी वोंट हैव दोस टीटीपी अटैक्स, वी वोंट हैव दोस दाइश अटैक्स। मैं तो रोज सुन के मेरे तो कान पक गए जनाब। इससे ज्यादा अब ये है कि अब हमने देखना कि इसका जब इम्प्लीमेंटेशन का दौर आता है, जब कंसोलिडेट करते हैं, उनकी गवर्नमेंट बनती है, हाउ इफेक्टिव दे आर इन कंट्रोलिंग ऑल दिस पीपल। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिकग्निशन की बात हुई, भाई अमेरिका अगर उनको रिकग्नाइज नहीं करता है, सो व्हाट? उनकी इंटरनेशनल रिकग्निशन शुड नॉट बी लिंक्ड। या पाकिस्तान की जो रिकग्निशन है ऑफ द अफगान गवर्नमेंट जो भी अभी आती है, ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट वगैरह अंदर चंद दिनों में, इट शुड नॉट बी लिंक्ड विद द अमेरिकन रिकग्निशन। अमेरिकन और ब्रिटिश हैं, वो तो उसके रो रहे हैं, वो तो उनके जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। सो रशिया इज देयर, चाइना, 3 न्यूक्लियर पावर। आज देखिए नहीं, और आज लेकिन तालिबान ने ये भी कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हाँ, हम ठीक है, लेकिन यहाँ पे डोनर ड्रिवन इकोनॉमी की बात हुई जनाब। अगर अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने क्या कहा 2 दिन पहले कि वर्ल्ड बैंक, IMF वो पाकिस्तान के थ्रू वो अपना लिंक्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। आपने ये जो बातें कही ना, जरा डॉक्टर खुर्रम को भी इसमें ऐड करने देना पहले इस बात में कि डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की खुशी की वजह वही है कि एक तो ये कि अगर वहाँ पर ज़ाहिर अमन होगा, ये TTP और ये दाइश और ये सारी चीज़ें कर्टेल होंगी, रॉ का रोल कर्टेल होगा, NDS रोल कर्टेल्स, तो ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ स्टेबिलिटी विद इन पाकिस्तान। एक तो ये इस पे बताइएगा, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि चाइना रशिया की एक्सेप्टेंस ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट, और ऑफ कोर्स जैसे जैसे ये ज़्यादा ये गवर्नमेंट पूरी बन जाएगी एंड हाउ दे कैरी देमसेल्व्स, आपको लगता है इन द एंड और इन द लॉन्गर रन अमेरिका के लिए काफ़ी लॉस है? बिकॉज इस रीजन के अंदर दे ऑलवेज वांटेड टू बी हैविंग सम काइंड ऑफ रोल एंड अ वेरी बिगर रोल। वो अब जाते देख रहा है अगर तालिबान हुकूमत बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह की उन्होंने कहा है, एंड चाइना इज देयर एंड सो इज रशिया। नादिया देखें, एक चीज़ के बारे में तो हमें बिल्कुल वाजे हो जाना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम को अफगान तालिबान के आने की इतनी खुशी नहीं है जितनी इंडिया के वहाँ से निकल जाने की खुशी है। पिछले 20 साल में हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार किया, जिस तरह से उन्होंने अशरफ गनी और उनके चमचे खर्चों को सपोर्ट करके पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने की कोशिश की, हमने हर मुमकिन कोशिश की अशरफ गनी को इंगेज करने की। हमने अफगान आर्मी को ऑफर की कि आएँ अपने कैडेट्स को हमारे पास भेजें, अपने सुफरा को हमारे पास भेजें ट्रेनिंग्स के लिए, पाकिस्तान को स्पेस दें कि पाकिस्तान वहाँ तरक्याती प्रोजेक्ट्स कर सके। लेकिन हमें हमेशा एक हौसला शिकन जवाब सुनने को मिला। पाकिस्तान की इज्तमाई कौमी यादाश्त में हमदुल्ला मोहिब का वो फिक्रा सब्त हो चुका है जिसमें इसने पाकिस्तान को एक कहबा खाने से तशबीह दी थी, और यकीनन पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के इदारे ये कभी नहीं भूलेंगे। यही वजह है कि अगर पाकिस्तान में अवामी सतह पर कोई एक खुशी देखने को मिल रही है तो उसका इट इज़ नॉट एन इंडोर्समेंट ऑफ तालिबान आइडियोलॉजी। हम 20 साल से तंग आ चुके थे अफगानिस्तान को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था, ना सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बल्कि पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने के लिए। हमने अफगानिस्तान को दावत दी कि आइए हमारे साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनिए। जवाब क्या था? अशरफ गनी ने वही लाइन अडॉप्ट की जो कि नरेंद्र मोदी की थी कि हम CPEC पर यकीन नहीं रखते, ये मुतनाज़ इलाकों से गुजरता है। हमारी हर कोशिश नाकाम हुई उन्हें इंगेज करने की। पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम को इस चीज़ का इदराक था, इसलिए वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी मीडिया में या इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स में या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें ये चीज़ कन्वे करने की ज़रूरत है दुनिया को कि this public approval of Taliban's presence in Kabul, it's not an endorsement of Taliban's ideology,
बल्कि ये इंडिया के वहां से निकल जाने की खुशी है। अच्छा। दूसरा जहां तक बात है अवामी मुझे कंप्लीट करने इंडिया की निकल जाने की खुशी जो आपने बिल्कुल बताई, जरूर आप मेंशन कीजिएगा डॉक्टर साहब। तो अब दोबारा देखिए, ये तो पब्लिक डिप्लोमेसी चल रही है एंड दे विल ऑफ कोर्स, इंडिया भी अच्छे लॉबिंग करता है और वो डिप्लोमेसी से दोबारा दोस्त भी बन सकता है। सो व्हाट इज फॉर अस टू वरी, व्हाट्स दैट एक्स फैक्टर देन? देखिए, हमारे लिए परेशान होने के लिए जाहिर है कि जब हमने 20 साल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तानी तालिबान की तरफ से खतरे का सामना किया, अब एक कॉन्शियस कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान को एक ही सिक्के के दो रुख साबित करने की। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान दो मुख्तलिफ एंटिटीज थी। 20 साल में वो वक्त भी आए जब अफगान तालिबान और टीटीपी के दरमियान शदीद झड़पें हुई, जब अफगान तालिबान ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए टीटीपी को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में जो आप फसाद बर्पा किए हुए हैं ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है। इसी तरह से जब टीटीपी के धड़े अफगानिस्तान मुंतकिल हुए तो वहां अफगान तालिबान ने उन्हें निशाना भी बनाया। कई कमांडर्स ऐसे हैं टीटीपी के जो अफगान तालिबान ने उन्हें अफगानिस्तान में निशाना बनाया। अब टीटीपी अपेरेंटली ये कह रही है कि हम अफगान तालिबान से बैत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जो बैत होगी वो अफगान तालिबान की शर्त पे होगी। अफगान तालिबान के लिए इस वक्त सबसे अहम चीज पाकिस्तान की हिमायत है, टीटीपी की हिमायत नहीं है। टीटीपी चंद हजार लोगों पर मुश्तमिल एक धड़ा है और उनकी हिमायत अफगान तालिबान के लिए मानी नहीं रखती है। अगर माने रखती है तो वो पाकिस्तान की हिमायत है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पिछले 20 सालों में सिफारती सतह पर जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मसले को हल करने की कोशिश की वो शायद कोई और मुल्क नहीं कर सकता था। आखिरी बात नाज़िया, ये जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान वाज द सोल रीजन बिहाइंड द सर्वाइवल ऑफ तालिबान इंसर्जेंसी, देखिए ये वो बात करते हैं जिन लोगों को इंसर्जेंसी के डायनामिक्स का इल्म नहीं है। एक इंसर्जेंसी सिर्फ एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से सरवाइव नहीं करती है। 4 क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं इंसर्जेंसी के सरवाइव करने के लिए। सबसे पहले एक मकसद, दूसरे नंबर पर वीकनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट जो जिस उस मुल्क में ऑपरेट कर रही हैं, तीसरे नंबर पर आ जाती है एक फेवरेबल पब्लिक टेरेन, चौथे नंबर पर एक्सटर्नल सपोर्ट आती है। अब अगर कॉज की बात कर लें, अफगान तालिबान दे वर एबल टू हैव गॉड ऑन देयर साइड, जो कि अशरफ गनी ना कर सके क्योंकि वो करप्ट थे, उनकी पॉलिसियों में तजाद था, उनके पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं थी। वीकनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट, आप देख लीजिए कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए मगरिब ने और जाते जाते भी अशरफ गनी 4 गाड़ियां डॉलरों से भरी हुई अपने साथ ले गए। इसी तरह से इनके सारे जो रिजर्व्स हैं वो बाहर पड़े हुए हैं, करजई साहब के सारे बाहर पड़े हुए हैं। पॉपुलर सपोर्ट की आप बात कर लें, अफगान तालिबान के पास अगर अफगानिस्तान में पॉपुलर सपोर्ट ना होती तो उनके लिए मुमकिन ही नहीं था कि वो सिर्फ अपनी एक्सटर्नल सेंचुरीज को इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा एक कम बैक कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि इंसर्जेंसी की डायनामिक्स को समझें। अफगानिस्तान में जो इंडिजिनस इश्यूज थे दे वर द की रीजंस जिसकी वजह से अफगान तालिबान पनपे, और पाकिस्तान की सपोर्ट तो बहुत सेकेंडरी थी सारे मामले में। ओके, अब मैं छोटी सी ब्रेक लेती हूँ और जाहिर है कि अभी तो बहुत इट्स टू अर्ली आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, आइड से अभी तो एक हुकूमत बननी है और उसके बाद उस हुकूमत ने फंक्शन करके दिखाना है कि किस किस्म की ये हुकूमत बन रही है। अभी तो बहुत सारी मसाइल हैं और जैसे वो ट्रांजिशन में कल हमारे एक गेस्ट ने कहा भी था कि ट्रांजिशन ब्रिंग्स अलोंग यू नो द गुड द बैड द अगली, अभी वो सारी चीज़ों से गुजरना भी है। बहरहाल मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर ज़रा बात कर लेते हैं कि नाम आ रहा है मुल्ला ब्रादर का कि बहुत ही कोई की पोजीशन उनको शायद मिल जाए, इस पर बात कर लेते हैं हम। और दूसरी बात करेंगे अमरुल्लाह साले के हवाले से, वो क्या कुछ कर सकते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है इसके हवाले से। मैं जमील अहमद साहब, क्योंकि हम बात करेंगे अब उन नामों पे, देखिए डॉक्टर अब्दुल्ला, हामिद करज़ई साहब, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके वीडियो पैगाम भी सामने आए। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अमरुल्लाह साले जो हैं वो अपने ट्विटर के ज़रिए बताते हैं कि वो हैं अब सब कुछ और वो वेरी मच इन अफगानिस्तान में है। उनका अफगानिस्तान में होना, पंजशीर में, आप समझते हैं किसी किस्म की कोई मायने रखता है? कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या आप समझते हैं नाउ ही इज़ नोबडी? वैसे तो ही इज़ नोबडी, लेकिन उसका इस्तेमाल ये हो सकता है या होने लगा है
कि वो दस्तखत करवा लेंगे उससे ट्रांजिशन गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने के लिए, उसकी कैपेसिटी एज अ वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट भाग गया है वहां से। उसके अलावा उसकी कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई उसका वो नहीं। अच्छा, अब रहा सवाल ये कि बाकी चीज़ों की जो आप बात कर रहे हैं नामों का, उस पर भी मैं आ जाता हूँ। बहुत सारी गुफ्तगू जो हम इधर कर रहे हैं, आपके नाज़रीन शायद ये जानना चाहेंगे कि हमें इसके काउंटर मेजर के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने इतनी खूबसूरत ऑपरेशंस किए पाकिस्तान में, जिसमें कि हमने टेररिज्म का तहस-नहस कर दिया, और 26 पॉइंट्स जो हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, जिसमें से 3 या 4 पॉइंट्स सही मानों में इम्प्लीमेंट हुए हैं, जो कि हमारे फ़ौज ने किए हैं, और बाकी पॉइंट्स जो हैं उसमें कुछ झोल रह गए और कुछ में नहीं इम्प्लीमेंट हो सका। और इसकी जो ज़्यादातर डिप्लोमेटिक टूल्स के ज़रिए जो दुनिया को हमने बावर करवाना था, उसमें थोड़ी-सी कमी रह गई। अगर वो भी पूरी हो जाती साथ-साथ, जिस तरह तालिबान ने न सिर्फ जियोपॉलिटिकल मामलात को किया, डिप्लोमेटिक मामलात को किया, मिलिट्री स्ट्रेटजी को किया, तीनों को साथ लेके चले। हमें भी जो आइंदा जो आ रहे हैं, गलत, सही, सही तो नहीं, ज़्यादातर गलत इल्ज़ामात, चाहे वो पार्लियामेंट से आ रहे हैं अमेरिका के, चाहे वो किसी और थिंक टैंक से आ रहे हैं, उसका काउंटर मेजर, जिस तरह की बिल्कुल सही कहा हमारे डॉक्टर खुर्रम साहब ने भी, कि हमें इसका बाहर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो हमारे 90 से ज़्यादा सफारत खाने हैं, उनको ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, पब्लिक डिप्लोमेसी और लीगल डिप्लोमेसी के तहत इन चीज़ों को दुनिया को बावर करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द अभी हमारे यहाँ FATF का भी आने वाला है मामला, अब कुछ और इंटरनेशनल फोरम पे हमारे मामलात चल रहे हैं। इसलिए हमें वो तासुर, जिस तरह तालिबान अपने तासुर को बहुत बेहतर करते जा रही हैं, वो हमें मिलिट्री अप्रोच से हटकर हमें डिप्लोमेटिक टूल्स को जरा ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत। अब मैं आ जाता हूँ नामों पर। जी, मुल्ला ब्रादर का नाम आ रहा है कि उनको शायद कोई की पोजीशन दी जाए, और उनकी हिस्ट्री हम सब जानते हैं। डज इट रियली मेक एनी डिफरेंस टू पाकिस्तान के कोई भी आए? नहीं, पाकिस्तान के लिए ये है कि मुल्ला ब्रादर या तालिबान के बाकी भी ज़्यादातर उनका एक नरम गोशा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा उनकी रहनुमाई या उनके लिए सूदमंद साबित हुए इंटरनेशनल फोरम पर। तो लेकिन मुल्ला ब्रादर ख़ास तौर पर वो दुनिया में सियासी तौर पर भी काफ़ी एक्सेप्टेबल हो गए हैं, और दोहा में ख़ास तौर पे जब उन्होंने इतना अरसा लगाया और दोहा एग्रीमेंट और उसके बाद, उसमें उनका बड़ा किरदार है। तो उस लिहाज से जो भी उनको किरदार मिलेगा वो पाकिस्तान के लिए बहुत फाल होना चाहिए। लेकिन तालिबान तो एक पूरे अपनी अमीरुल मोमिनीन की जो पॉलिसी होगी उस हिसाब से चलेंगे। अभी देखना यह है कि तालिबान अपनी हुकूमत चलाने के लिए जो टेक्नोक्रेट ले रहे हैं, एक मिक्सचर, एक गुलदस्ता, वो आगे जाके चीज़ों को चलाएंगे, वो आगे जाके एडवाइस करेंगे। तो इसलिए हमें वो आगे जो बदलते हुए और जो अनफोल्डिंग सिचुएशन आ रही है हुकूमत साजी में, और हुकूमत साजी में तालिबान ने पहले ही उभरी हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया, और वो इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि तालिबान ने एक फातेह के तौर पर, या जो उन्होंने अपनी हिकमत अमली और कुव्वत दिखलाई है, उस लिहाज से तालिबान वो नहीं चाहेंगे कि आप ऐसी गवर्नमेंट बनाएं जिसमें कि दूसरों की से हो। क्योंकि तालिबान ने का ये मुआरका है, तो तालिबान चाहेंगे कि हमारी से हो, इसलिए उन्होंने उभरी गवर्नमेंट को कबूल नहीं किया। तो बहरहाल आने वाले दिनों में हमें इन तमाम चीज़ों पर नजर रखनी होगी कि, और सबसे जो एक अहम बात मैं करना चाहता हूँ आपसे, कि मुबासलत देखिए आप, इस वक्त कितनी बेहतरीन बात हुई है। पाकिस्तान से जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है और जो हमारी मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसको अगर आप देखें, और सामने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को देखें यूनाइटेड नेशंस की, और ज़बीउल्लाह जो उनके स्पोक्समैन हैं, उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के देखो, तो बहुत सारी आपको मुबासलत मिलती है, जिससे कि अंदाजा ये हो रहा है कि आगे टीदिंग प्रॉब्लम तो यकीनन होंगे ट्रांजिशन में, जिस तरह आप भी बता रही थी, वो तो यकीनन होंगे, लेकिन ट्रांजिशन प्रॉब्लम्स को दुनिया भी समझती है और हम भी समझते हैं। लेकिन उसके अलावा जिस तरह क्या जी क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं चाह रही हूँ कि हमारे बकिया दो मेहमान भी इस पर ज़रूर कमेंट करें। मुल्ला ब्रादर के हवाले से, और बड़ा उनकी ज़ाहिर है, अगर आप हिस्ट्री देखें कि वो कहाँ पे थे, जेल में यहाँ बंद थे, फिर उनको कब रिलीज़ किया गया, एंड देन ऑफ कोर्स द मोस्ट एक्सेप्टेबल देयर इन दोहा टॉक्स, जैसे जमील साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने बड़े अच्छी तरह से इसको लीड किया। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ़ ही इज़ गिवन द की पोजीशन, या हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए है? ब्रिगेडियर साहब जी, दिस इज फॉर यू। देखिए, क्योंकि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि दुनिया जो ये इल्ज़ाम लगाती है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं वो हमारे कहने पर चलते हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। देखिए, ये फैसला
ब्रिगेडियर साहब की आवाज़ कहाँ, थोड़ी आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंची। जी अभी आ रही, अब आ रही है जी ब्रिगेडियर साहब। का जो इंटरनल पावर स्ट्रक्चर और गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो अभी सामने आएगा, और खासकर ये जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट और ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट जिसमें वो कामयाब होते हैं, विच ऑब्वियसली तालिबान डोमिनेटेड, तो ये फैसला तो उन्हीं का होगा। जाहिर बात है जो प्रेसिडेंट होगा, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट, या जो भी उनका जो जिसको कहते हैं, वो शायद ये भी सुनने वाला जो भी होगा उसको खलीफा अमीरुल मोमिनीन वाला अगर सेटअप है इनका, वो वाला स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसमें मेरा ख्याल है हमें कोई इतराज़ नहीं, ये उनका अपना इंटरनल मामला है जिसको वो करें। ज़ाहिर बात है मुल्ला ब्रदर की एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि पीपल नो हिम, पीपल नो हिज व्यूज, ही साइंड दी, ही लेड द दोहा पीस नेगोशिएशन वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के साथ भी वो आते रहे यहाँ पे, जब यहाँ पे मुलाकातें होती रही हैं। तो वो तो आपने जो वाइस प्रेसिडेंट साले की बात की, देखें देयर इज ऑलवेज अ रेजिस्टेंस चेंज, और ये याद रखें कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट बनने के बाद भी फॉर क्वाइट सम टाइम ये जो प्रो वेस्ट और प्रो इंडियन जो वहाँ पे लॉबीज हैं, चाहे उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में, उनके गवर्नमेंट में और इदारों में, जिस तरह वाइस प्रेसिडेंट साले जो सामने आया है, ये आप क्यों कैन नॉट रूल आउट कि ये साजिशें भी करेंगे। कहीं ना कहीं कोशिश ये होंगी हाउ टू इनको गैर मुस्तहकम करना तालिबान की गवर्नमेंट को, ताकि एक नेगेटिव इमेज इनका जाए, नेगेटिव खबरें जाए अफगानिस्तान से टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मैं फिर यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ, और वो ये कि अपना जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसको लिंक नहीं करना चाहिए उसकी रिकग्निशन, जिस तरह अभी तासुर दिया जा रहा है कि हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, अमेरिका बहादुर जो बोलेगा तो फिर आगे किए। नो, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इस लिहाज से होनी चाहिए। अगर अमेरिका नहीं करता, वो 6 महीने बाद करता है, सो बी इट। वी शुड नॉट डिले द रिकग्निशन, फॉर्मल रिकग्निशन, चाहे चीन हो, रूस हो, कंसल्टेशन सबके साथ होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर वो बात कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि जी अमेरिका ने नहीं किया, बरतानिया ने नहीं किया, तो लिहाजा हम भी नहीं करें, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। हमें अपने इंडिपेंडेंट फैसला करने चाहिए, ऑफ कोर्स विद आवर एलाइज। हमारे चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और याद रखें चीन जो है दे हैव गुड रिलेशंस विद द अफगान तालिबान। 4 हफ्ते पहले उनकी डेलीगेशन गई थी, उनको बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल मिला था बाय द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। चाइनीज आर रेडी टू इन्वेस्ट billions of dollars in the Belt Road Initiative in Afghanistan। और अफगान तालिबान के क्यों पाकिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात होंगे, जो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि उनकी इकोनॉमी, उनकी कनेक्टिविटी पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है, याद रखें। और हमें फायदा क्या है, वहाँ पे हालात ठीक होते हैं, एक अच्छी एक न्यूट्रल कहें या फ्रेंडली गवर्नमेंट, जो भी आप गवर्नमेंट कहें, हमारा सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ कनेक्टिविटी होती है, हमारे वो तमाम चीज़ें जो हैं वो खुल जाती हैं। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। एंड मैं आपको बता दूं, अ टाइम में कम, अगर ये स्टेबलाइज हो जाते हैं इनके मामला और इनके खिलाफ साजिशें जो ये फॉइल कर जाते हैं, पाकिस्तान कुड एंटर इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द अफगान तालिबान गवर्नमेंट। ये भी याद रखें, जस्ट लाइक वी हैव विद द चाइनीज। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यस, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन। अच्छा, चलिए ये बड़ी बात है, लेकिन खैर जो आपने बात कही कि अगर सिक्योरिटी स्टेबिलिटी रहती है, यू नो, दहशतगर्दी नहीं होती, तो वी आर ऑल्सो आएंगे कि वो जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो रुक गया था वो भी स्टार्ट हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे जी राजस्थान से कासा प्रोजेक्ट जो है, टैपी जो गैस पाइपलाइन वाला, सब मामला चल पड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर खुर्रम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जब तक ये हुकूमत नहीं थी, हामिद करज़ई की थी, उसके बाद हमने अशरफ गनी की देखी, उस वक्त पाकिस्तान के साथ जो भी देखिए रिलेशन रहे हैं अफगानिस्तान के, उसमें ये बड़ा वाज़े तौर पे हमें पता है कि कौन भारत की साइड से था, यू नो लाइक, या उनकी इंक्लिनेशन वहाँ से थी, और कौन पाकिस्तान के दुश्मन की तरह से सामने आ रहा था या किस तरह से हमें ट्रीट करता था। अब ये नाम आपके नज़दीक कितना मैटर करते हैं, चाहे वो अमरुल्लाह साले का हो, डॉक्टर अब्दुल्ला और हामिद करज़ई हों जो कि अफगानिस्तान में ही हैं, या आप समझते हैं कि अब इन नाम की कोई मायने नहीं, और वो बातें जो पीछे थी वो भी अब समझ लें एक तरह से ख़त्म है, जो कुछ होगा अब तालिबान गवर्नमेंट करेगी? मेरा ख्याल है कि हमें इन 3-4 नामों को एक लाइन में नहीं डालना चाहिए। अमरुल्लाह साले और हम्दुल्लाह मोहिब तो यकीनन स्पॉयलर्स का किरदार अदा करते रहे हैं। इनके लिए तो आज मैंने सुना है कि वो इंटरपोल से राब्ता भी किया गया है। डॉक्टर अब्दुल्ला तो पाकिस्तान भी आए थे। अब्दुल्ला का जहाँ तक ताल्लुक है, उन्होंने एक बहुत मैच्योर स्टेट्समैन का इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं, वो हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक अमरुल्लाह साले के इस ऐलान का ताल्लुक है कि मैं पंजशेर में जाके तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत करूंगा, तो उसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। देखें,
माजी में पंजशीर की वादी से जो तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत हुई उसकी क़यादत अहमद शाह मसूद ने की। अहमद शाह मसूद का एक ऑरा था, एक लेगेसी थी, एक जिद्दोजहद थी एंटी सोवियत अफगान जिहाद के दौरान, और उसके साथ साथ अहमद शाह मसूद को पूरी एक नॉर्दर्न अलायंस की सपोर्ट हासिल थी। इस वक्त अमरुल्लाह सालेह के पास ना लेगेसी है, ना ऑरा है, ना नॉर्दर्न अलायंस की जो बाकी धड़े थे जो कि इस वक्त जो पिछले दिनों पाकिस्तान में मौजूद थी उनकी हिमायत हासिल है। दूसरी वजह कि ये मज़ाहमत कामयाब क्यों नहीं होगी, पंजशीर इस वक्त उन इलाकों में घिरा हुआ है जो तालिबान के कंट्रोल में है। तालिबान ने सिर्फ एक लॉकडाउन इम्पोज करना है और उसके बाद दे विल बी ऑन देयर नीज। दूसरी वजह, जिस वक्त माजी में पंजशीर से मज़ाहमत हुई थी तालिबान के खिलाफ, तो वहां से जो ताजिकिस्तान का बॉर्डर है वो उस वक्त तालिबान का कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं था, तो ताजिकिस्तान के रास्ते अहमद शाह मसूद और शुमाली इत्तेहाद को बैनुल अक़वामी हिमायत मिल जाती थी। इस वक्त ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अमरुल्लाह सालेह को लेकर हिंदुस्तान ये जो एक हौसला अफजा सूरत हाल पैदा होने के इम्कानात हैं अफगानिस्तान में, उसको स्पॉइल करने की कोशिश करेगा। इसी तरह दोस्तम इस वक्त अफगानिस्तान से बाहर है, अता मोहम्मद नूर पाकिस्तान से बाहर है, यकीनन सेंट्रल एशिया में कहीं वो मौजूद हैं। तो ये चंद लोग हैं जिन पे हमें नजर रखनी पड़ेगी और हिंदुस्तान की भी इस वक्त इन पे कड़ी नजर है। और मुझे लगता है कि इन वॉरलॉर्ड्स को लेकर हिंदुस्तान मुस्तकबिल में अपनी जो खारजा पॉलिसी के मकासद हैं वो अचीव करने की कोशिश करेगा। ओके, तो डॉक्टर अब्दुल्ला हामिद करज़ाई के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं, और मुल्ला ब्रदर के हवाले से भी जरा कमेंट कीजिएगा, इन केस ही बी गिवन सम की पोजीशन, how do you think it's going to be better कि अफगानिस्तान को आगे लेकर चला जाए? देखिए, हामिद करज़ई के किरदार को देखने के लिए हमें इसको दो मराहिल में तकसीम करना पड़ेगा। एक वो वक्त जब ये बरसर इक़्तिदार थे और इनके इक़्तिदार के बाद। जिस वक्त ये बरसर इक़्तिदार थे तो इनकी पॉलिसी भी अशरफ गनी से मुख्तलिफ नहीं थी। इनकी जो पाकिस्तान की तरफ जो एक गुस्सा या नफरत थी वो अशरफ गनी से मुख्तलिफ नहीं थी। लेकिन इक़्तिदार से निकलने के बाद इन्होंने अमरीका के खिलाफ भी बात की, इन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक रिकॉन्सिलिएशन के पैगामात भेजे। तो मेरा ख्याल है ये दो फेजेस थे। अब्दुल्ला का जहाँ तक ताल्लुक है, ये हमारी कॉन्शियस एफर्ट्स का नतीजा है कि 2012 से ऑनवर्ड्स जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ये पैगाम दिया कि वी आर विलिंग टू वर्क विद एवरी स्टेक होल्डर इन अफगानिस्तान, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त सारे स्टेक होल्डर्स को आपने एतमाद में लेने की कोशिश की। अब्दुल्ला साहब ने पाकिस्तान का दौरा भी किया पिछले साल, इसके अलावा अफगानिस्तान में इनके साथ इंगेजमेंट्स जारी रही। तो अब्दुल्ला साहब जो हैं वो एक तामीरी किरदार हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक मुल्ला ब्रदर का ताल्लुक है, तो मुझे लगता है कि अफगान तालिबान की जो तहरीक है वो किसी एक शख्स के गिर्द नहीं बल्कि एक नजरिए के गिर्द घूमती है। मुल्ला ब्रदर फेवरेबल हैं पाकिस्तान की तरफ, डिस्पाइट जो कुछ हुआ माजी में, उन्हें भी इतराक है कि पाकिस्तान की क्या कंपल्शंस थी और किन हालात में मुल्ला ब्रदर साहब को हिफाजती तहवील में लिया गया था। तो अफगानिस्तान तालिबान की जो एक तहरीक है वो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एक नर्म गोशा रखती है और ये नर्म गोशा आने वाले दिनों में कायम रहेगा, लेकिन हमें इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। इसके लिए हमें शौरी कोशिशें अपनी जारी रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। मेरे तीनों मेहमान समझते हैं कि जाहिर है कि तालिबान जिस तरह से अपने आप को इस वक्त जिस डिप्लोमेसी को लेकर आगे चल रहे हैं, मिलिट्री स्ट्रैटेजी उनकी अच्छी साबित हुई, उनकी पब्लिक डिप्लोमेसी जो है वो अच्छी साबित हो रही है, लेकिन जाहिर है दुनिया उन्हें तस्लीम करेगी उस बेसिस के ऊपर जैसे जैसे वो अपनी उन बातों पर अमल दरामद करते नजर आएंगे जो उन्होंने ऐलानात किए हैं। लेकिन बहरहाल आइडियोलॉजी भले ही अफगान तालिबान की वही हो, लेकिन एक अप्रोच जो है वो मुख्तलिफ नज़र आती है, ऐसा कहना है मेरे मेहमान का। देखना यह है कि जो भी सेटअप बनता है अफ़गानिस्तान के लिए कितना, जैसे कल भी ये कहा गया कि अफ़गान के अवाम के लिए सूटेबल होना लाजिम है, यानी कि उनको एक्सेप्टेबिलिटी लाजिम हो। जाहिर है क्योंकि तालिबान के हवाले से लोगों के अंदर जो इमेज है वो 90s की इमेज है, वो इतनी जल्दी से नहीं जा सकती, इसीलिए ऐसे भी बहुत सारे आपको जो है वो किस्से भी मिलेंगे और बहुत सारे लोग आपको ये कहते भी नज़र आएंगे, जैसे मेरे गेस्ट ने कहा कि अभी एक फियर फैक्टर है और आहिस्ता आहिस्ता दैट फियर फैक्टर विल गो अवे जब हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान ने अपनी अमलदारी कायम की है वो मसावी हुकूक भी दें और उस किस्म की मतलब उस किस्म की कम से कम एक्ट्स ना करते नज़र आएँ जो 90s में थे, क्योंकि वो एक खौफ फैक्टर ज़रूर है लोगों का। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि कल उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क छोड़कर बाहर ना जाएं, जो लोग एयरपोर्ट पर हैं वो वापस आ जाएं। हमने सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन लोगों के लिए एक्सेप्ट करना
और वो भी एकदम से एक्सेप्ट करना ज़ाहिर है मुश्किल बन जाता है। देखना है इस ट्रांजिशन से क्या होता है। चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, और चाइना जिस तरह से अगर इन्वेस्ट करता है, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, तो क्या वाकई फिर इस रीजन के अंदर वो प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। ऐसे में जैसे मेरे दूसरे मेहमान कहते हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपनी ज़ाहिर कार्रवाई कंटिन्यू रख सकते हैं, और हमें अपनी डिप्लोमेसी को जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त देखना होगा हर लेवल के ऊपर, कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए अगर जा रहे हैं तो वो हम अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू बता सकें कि उसमें हकीकत क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।